हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका हमारे नई सीरीज जिसका नाम है मिशन IAS प्री 2024, जिसके तहत आपको पता है कि हम कुछ MCQs हैं जो सॉल्व करते हैं और आप मेरे साथ इसको सॉल्व करेंगे। प्रोसेस क्या होता है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। आपको अगर इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है तो आपको पेपर और पेन साथ में लेकर के बैठना होता है। आप क्वेश्चन को देखते हैं, अपना आंसर लिखते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं और फिर आप सही और गलत का निर्णय लेकर के अपने आंसर को सही या गलत का निशान लगाते हैं। अगर कोई नई बात आपको पता चलती है एक्सप्लेनेशन के दौरान तो वो पॉइंट आप साथ साथ लिखते चलते हैं। ये इसका प्रोसेस है। तो आपको पेपर और पेन अपना तैयार रखना है। बिना किसी देरी के बिल्कुल शुरू करेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, अष्टाध्यायी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखा गया पहला ग्रंथ है। कल्हड़ ने इस ग्रंथ पर महाभाष्य लिखा था और अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की एक रचना है। बताइए उपर्युक्त में से कौन सा है ना। देखिए कौन सा है, यहाँ पर कितने नहीं पूछ रहा है, कौन सा कथन है जो वो सत्य है। 1 और 2 सही है, 2 या 3 सही है, 1 और 3 सही है, या सभी कथन सही है। बताइए, देखिए अपना निशान लगा लीजिए और फिर इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन को सुनिए। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखा गया पहला ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। और अष्टाध्यायी जो है वो महर्षि पाणिनि की एक रचना है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि महाभाष्य है जो है ना, यहाँ पर कह रहे हैं कि कल्हड़ ने इस पर महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखा है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, महाभाष्य है जो ये किसने लिखा है, ये आपके पतंजलि ने लिखा है। ठीक है, महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है ये महाभाष्य। और कल्हड़ की जो फेमस है वो कौन सी, आप बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। राज तरंगिणी, राज तरंगिणी, तरंगिणी। ठीक है, राज तरंगिणी है जो, इसमें क्या दिया गया है, इसमें कश्मीर के जो साम्राज्य था उसके बारे में यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहां गलत है, पहला तीसरा यहां पर सही है। आंसर सी हो जाएगा, पहला और तीसरा सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है। सल्तनत काल के वंशों को आपको सही क्रम से लगाना है ना। सल्तनत काल में जो वंश हैं उनको सही क्रम में आपको लगाना है। तो लगाइए, सबसे पहले क्या आएगा, खिलजी, सैयद, गुलाम, लोधी या तुगलक वंश, इनको आपको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा बताइए, सबसे पहले आएगा आपका गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश है जो कि आपको याद होगा, मैंने मोहम्मद गोरी वाला क्वेश्चन जब आपके साथ किया था, या आप यूं ले लीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक वाला जब किया था तब मोहम्मद गोरी का हमने जिक्र किया था और मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक है जो वो मोहम्मद गोरी का एक क्या था, एक गुलाम था। ठीक है, उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, सुल्तान की असली उपाधि इल्तुतमिश ने धारण की। तो ये सब गुलाम वंश वाले हैं। बलबन, ये सब गुलाम वंश वाले हैं। ठीक है, इल्तुतमिश हो गया, बलबन हो गया, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। ठीक है, उसके बाद गुलाम वंश के बाद क्या आएगा बताइए, फिर आएगा खिलजी। ठीक है, खिलजी आएगा। उसके बाद क्या आएगा, गुलाम वंश हो गया, खिलजी हो गया, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका तुगलक वंश, और उसके बाद सैयद वंश, और फिर उसके बाद लोधी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सही क्रम इसका क्या हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा इसका 3, 1, 5, 3, 1, 5, 2 और 4, ये हो जाएगा इसका क्रम। ठीक है, 3, 1, 5, 2, 4, मतलब सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा की गई और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री है जो वो कोचीन में लगाई। आपको पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज बतानी है, क्या बतानी है कि इनका सबका टाइम पीरियड आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में मुझे इनका सबका आप टाइम पीरियड बताएंगे। इसके अलावा आप मुझे एक और क्वेश्चन अपना तैयार करेंगे और ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा टाइम पीरियड कार्यकाल किसका है, किस वंश का है, और सबसे कम किस वंश का है। ठीक, ये दो आपको चीजें कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगला देखिए,
भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा की गई और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। इनमें से कौन से कथन है जो वो सत्य है? बताइए, केवल एक सही है, केवल बी सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है? बताएं। तो देखिए, पहला वाला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। ये सेम रिपीटेड है, हम पहले भी कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारी पहले पीछे के क्वेश्चंस नहीं किए हैं, वो प्लीज जाकर के प्लेलिस्ट में 23 सितंबर से स्टार्ट हुए सारे क्वेश्चंस को आपको लगाना कंपलसरी है। ठीक है, सारे आपको यहाँ पर लगाने होंगे। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित करी। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपत्तम में स्थापित की थी। ठीक है, मुसलीपत्तम। ठीक है, मुसलीपट्टनम में की थी, ना कि कोचीन में। तो ये वाला गलत हो जाएगा। पहला वाला है जो वो सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राज्य की हड़प नीति किसकी है? मतलब यहां पर आपको दो दिख रहे हैं, ये इसकी है, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली की है, और रिंग ऑफ फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित है, मतलब आपस में कौन किसको लेकर के। तो हड़प संधि, जिसको आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं, वो यहां पे कह रहे हैं कि डलहौजी की है। सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस के नाम से आप जानते हैं जिसको, ये लॉर्ड वेलेस्ली की है। और रिंग ऑफ फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बताइए कितने हैं जो यहाँ पर सही है? एक सही है, दो सही हैं, या फिर तीनों सही मैच्ड हैं, या फिर कोई भी नहीं है मैच? बताइए जल्दी। देखिए, हड़प नीति क्या है पहले ये समझ लेते हैं कि राज्य की हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है जो, वो क्या है। वो आपको पता है कि इसमें क्या था कि अगर कोई पैतृक वारिस नहीं है, आपका लीगल हेयर नहीं है, आपका वारिस अगर नहीं है, तो क्या है कि आपकी जो संपत्ति होती थी, जो सत्ता होती थी, वो किसके हाथ में चली जाती थी? कंपनी के हाथ में चली जाती थी। ठीक, तो ये हो गया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दूसरा है आपका सहायक संधि। सहायक संधि यानी कि सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि आपको अपने राज्य के अंदर जो ब्रिटिश सेना है उसको रखना होता था। ठीक है, आपका जो भी ये सशस्त्र बल है, ठीक है, वो आपको अपना भंग करना होता था, और ब्रिटिश सेना को आपको वहां पर रखना होता था। इवन उनको रखने के बाद उनके लिए पेमेंट भी आपको ही करना होता था। ठीक है, इसके बदले में ब्रिटिश क्या करेंगे? इसके बदले में जो आपके विदेशी आक्रमण होते थे, पड़ोसी राज्य अगर आक्रमण कर रहा है तो आक्रमण करना, उनके राज्य को प्रोटेक्ट करना, ये सब काम ब्रिटिशर्स का होगा। ठीक है, ब्रिटिश सेना जो वहां रखी गई उसका काम होगा। ठीक है, अपनी सेना आप नहीं रख सकते, ये सेना रहेगी, और ये इसको बचाने का काम किसका होगा? ब्रिटिशर्स का होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस। इसके बाद रिंग ऑफ फेंस की नीति। रिंग ऑफ फेंस की नीति क्या है भाई? अपना जो आपका वो है ये मतलब एरिया है, उसको सुरक्षित रखने के लिए आपको पड़ोसियों का जो सीमा होती थी उसको भी बचाव करना होता था। ठीक है, रिंग ऑफ फेंस है ना, रिंग बना लेना होता था कि अपने एरिया को बचाने के लिए पड़ोसियों की अगर एरिया को आप बचाओगे तो अपना अपने आप ही सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये तीन थे। अब ये बताइए कौन सा किसके साथ है? तो देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की है, बिल्कुल सही। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली की है, और जो रिंग ऑफ फेंस की नीति लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स की है। तो यानी कि यहां पर तो तीनों सही हो गए, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। और अब अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि हमारे P2I बैच से रिलेटेड है। अगर आप हमारे P2I बैच, जो कि हिंदी में भी, इंग्लिश में और आपका बाइलिंगुअल तीनों भाषाओं में मौजूद है, अगर इनमें से किसी में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है कि 3 तरह की सुविधा आपको दी जा रही है। एक सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। सिल्वर के तहत क्या है कि आपको 18 महीने के अंदर ये कोर्स कराया जाएगा और फीस रखी गई है 23,999। इसके अलावा गोल्ड अगर आप परचेस करते हैं तो वो कोर्स आपको 30 महीने तक कराया जाएगा और फीस रखी गई है 26,999। प्लेटिनम के तहत 42 महीने 29,999। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि नीचे लिखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये बैच की शुरुआत है जो वो 10 अक्टूबर से हो रही है। ठीक है, बैच की शुरुआत कब से हो रही है? 10 अक्टूबर से हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि 10 अक्टूबर तक ये आपको परचेस कर लेना है, जो भी आपको सूट करता है वो। ठीक है, ये प्राइस अगर आपको अवेल करना है तो इस प्राइस के लिए आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, क्या? ओम लाइव कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो सबसे जो मिनिमम प्राइस है, ठीक है, वो आपको इसी कोड पे मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और
सबसे पूरी स्लाइड का सबसे आसान क्वेश्चन है ये। देखिए, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो बताइए कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो इसका आंसर करने से पहले ये वाला देख लीजिए, है ना, हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स है, उस लेयर्स के बारे में ये है, जिसमें कि सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फियर आता है, जिसको क्षोभ मंडल कह रहे हैं। क्षोभ मंडल के बाद आपका समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर आता है, और फिर उसके बाद मीजोस्फियर मध्यमंडल, और फिर उसके बाद आयोनोस्फियर। ठीक, तो यहां पर किसके बारे में पूछ रहे हैं? रेडियो तरंगों के विक्षेपण के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप इसकी अगर डेप्थ भी देखेंगे तो आप ये देखिए 0 से लेकर के 12 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपका ट्रोपोस्फियर रहेगा, 11 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपका स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल आपका 40 से 50 और 80 से 90, है ना। ये दो क्यों लिख रहे हैं आपको? एक की ऊंचाई कहां से? इक्वेटर से है, और एक की पोल से, है ना। ऐसा जब पोल से नापते हैं तब, ठीक है। तो उस केस में आपको जब इक्वेटर से देखते हैं तो 60 से 50, और एक है आपका पोल से, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर? आपका 80 से 90, ठीक है। इसके बाद आपका जो थर्मोस्फियर है वो आपका 80 से 90 से लेकर के 800 किलोमीटर, इतनी ऊंचाई तक आपको मिलेगा। तो ये कुछ लेयर्स है, ठीक है। ये लेयर्स आपको सीक्वेंशियली पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पूछ रहे हैं रेडियो तरंगों के बारे में, उसका विक्षेपण आपका जो थर्मोस्फियर है, ठीक है, यहाँ से होता है, यानी कि आयन मंडल है जो, ठीक है, आयन मंडल से होता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए, अगला है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, मतलब ICIMOD है जो, वो हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के 8 क्षेत्रीय सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल शिक्षा और ज्ञान को साझा करने वाला केंद्र है। ठीक, इनमें से कौन से हैं जो इसके सदस्य, कौन से हैं जो वो इसके सदस्य देश हैं? ठीक, सदस्य देश आपको बताने हैं इसके कौन से हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत। भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, तजिकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, और भारत, म्यांमार, नेपाल, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। बताइए बताइए, ये याद कर लीजिएगा। तो इसके कौन हैं? इसके जो सदस्य देश हैं वो आपके ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन और भारत। ठीक है, ये इसके सदस्य देश हैं। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए, खबरों में रही जनजातियों और राज्यों की निम्नलिखित जोड़ी में से कितनी सही सुमेलित है ना। ये कुछ जनजातियां हैं और उनके संबंधित राज्य हैं। ठीक है, आपको बताना है कौन सही सुमेलित है, इनमें से कितनी है जो वो सही सुमेलित है। ठीक है, हक्की पिक्की कर्नाटक, कुरी विकरण पहाड़ी जनजाति है जो ये तमिलनाडु की है, और कुकी है जो ये आपकी मणिपुर। ठीक है, तो बताइए कौन कितनी है जो ये सही है? तो ये आपको याद कर लेना है, ये तीनों ही हैं जो वो सही है। ठीक है, तीनों ही हैं जो सही है। इसके अलावा और कौन चर्चा में चल रहा है? गोंड भी चर्चा में चल रहा है। ठीक, गोंड भी याद रखिएगा, नॉर्दर्न बेल्ट में आपको देखने को ये मिल जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस वाले इलाके में मिलते हैं वो। ठीक है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, पुनर्जीवन योजना से के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पुनर्जीवन यानी कि पुनरुद्धार या पुनरुत्थान योजना केंद्र सरकार की पहल है। दूसरा, इसे केरल में स्थित चिनार वन्यजीव अभयारण्य से लॉन्च किया गया था, और इस योजना का उद्देश्य चिनार वन्यजीव अभयारण्य में बसी आदिवासी बस्तियों में बाजरा समेत अन्य स्थानिक फसलों की खेती को पुनर्जीवित करना है। ठीक, ये देखिए, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये सही है, और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इसको याद कर लीजिए कि ये योजना किस चीज, पुनर्जीवन योजना, पुनर्जीवन योजना है जो उसका एम क्या है कि चिनार जो वर्ल्ड वन्यजीव अभयारण्य है वहां पर जो आदिवासी बस्तियां हैं उनके लिए बाजरा, मतलब मोटा अनाज, आपको पता है ना कि मोटा अनाज है जो वो संपूर्ण भोजन माना जाता है। ठीक है, मिलेट हो गया जैसे कि आपका बाजरा, रागी, ये सब चीजें हैं जो ये संपूर्ण भोजन माना जाता है, और अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट चल भी रहा है, तो इसकी वजह से इसको काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है इस बात पे। तो देखिए, स्थानीय फसलों को, खेती को पुनर्जीवित करना, ये इसका एम है। ठीक, अब आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो थर्ड तो सही है, ये तो बता ही दिया।
इसके अलावा पहला वाला अगर सॉरी दूसरा वाला अगर आप देखेंगे, इसे केरल में स्थित चिनार वन्यजीव अभयारण्य में लॉन्च किया गया। ये बात भी सही है, ठीक है, क्योंकि चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित है। पहला वाला है जो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि पुनर्जीवन योजना है जो वो केंद्र सरकार की पहल है, केंद्र सरकार की नहीं है, ये केरल सरकार की पहल है, केरल, ठीक, केरल सरकार की है, इसलिए ये पहला वाला गलत, बाकी दोनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, सॉरी दूसरा और तीसरा, हाँ बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, दूसरा और तीसरा। अगला देखिए, अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस कथन से क्या आशय है ना, इस कथन का आशय क्या है? राज्यपाल को कार्यकाल पूरा होने से पहले नहीं हटाया जा सकता, कोई भी राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि से अधिक पद पर नहीं रह सकता। तो इनमें से कौन सा कथन है जो वो सत्य है, बताइए। देखिए, पहला है जो वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि राज्यपाल को कार्यकाल पूरा होने से पहले नहीं हटा सकता, जबकि इनको कभी भी किसी भी वक्त राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा है जो कि कोई भी राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि से अधिक पद ग्रहण नहीं कर सकता, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि कोई भी इसका जो रीअपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे, आंसर इसका डी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में जाने से पहले प्लीज सेशन को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी आप लोग कम शेयर कर रहे हैं, लोगों तक इसकी रीच नहीं पहुंच पा रही है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। और इसको प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करना ही है इसको, ठीक है, लाइक कीजिए। कमेंट्स आपके मुझे मिल रहे हैं, कमेंट्स में पता चलता रहता है कि क्या रिव्यूज़ हैं, लेकिन लाइक और शेयर आप लोग सही से नहीं कर रहे। जहाँ जहाँ जिन भी आप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं वहाँ पर आपको इसे शेयर करना है, ठीक है, ताकि हमारी रीच एक इस लेवल की रीच हो कि हम इसको कंटिन्यू कर पाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। निम्न में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर क्षेत्रीय अधिकार है? बताइए। आंध्र प्रदेश, कोलकाता, चेन्नई और उड़ीसा, बताइए। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे ना लक्षद्वीप का भी बताइए, लक्षद्वीप का, ठीक है, लक्षद्वीप का भी आप बताइए। और अभी तो फिलहाल आपको अंडमान और निकोबार का बनाना है। आंध्र प्रदेश, कोलकाता, चेन्नई या उड़ीसा, तो आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता, ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, अगला देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत वाला पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संविधिक संस्था है, ठीक है, संविधिक संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है। बताइए कौन सा है जो गलत है? यहाँ पर गलत वाला ढूंढना है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, बताइए जल्दी। देखिए यहाँ पर लास्ट में देखिए आप, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल है जो 5 वर्ष या 65 वर्ष कह रहा है, जबकि 65 नहीं होता है, 70 होता है ना, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखिए, खबरों में रहे शब्द ज़ूएंथ्रोपोनोसिस के संबंध में कथनों पर विचार करें। देखिए, मनुष्य से जानवरों में बीमारी के संचरण को ज़ूएंथ्रोपोनोसिस कहते हैं। कहां से? मनुष्य से जानवर। दूसरे में क्या कह रहे हैं? जानवरों से मनुष्य में बीमारी के संचरण को ज़ूएंथ्रोपोनोसिस कहते हैं। तपेदिक और मानव मेटान्यूमो वायरस, ठीक है, मेटान्यूमो वायरस ज़ूएंथ्रोपोनोसिस के उदाहरण है, ठीक। तो बताइए कौन सा वाला है, कौन से कथन है जो वो सही है इसमें, बताइए। देखिए यहां पर तीसरा वाला तो बिल्कुल सही है, इसके एग्जाम्पल, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है ना। और पहला वाला है जो वो स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। क्योंकि आप बताइए, हम पहले भी शायद एक बार डिस्कस कर चुके हैं इसको, कि ऐसी बीमारियां जो जानवरों से मनुष्य में आती हैं उनको क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। जूनेटिक डिसीज कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? जूनोटिक डिसीज कहते हैं। तो इसलिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, ए और सी, यानी कि आंसर हो जाएगा 3, है ना, ए और सी यहाँ पर सही है।
अगला देखें, टाइगर रिजर्व्स हैं कुछ और ये उससे संबंधित राज्य हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अरेंजमेंट ऊपर नीचे हो गया है तो इसको मैनेज कीजिएगा, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे सुनिएगा। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम, संजय धुबरी मध्य प्रदेश और आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। ठीक है, इनमें से कितने हैं जो वो सही सुमेलित हैं? बताइए कितने हैं जो वो सही सुमेलित हैं? ये सब आपको याद करने होंगे। देखिए इसके लिए परेशान नहीं होना है, आपको मैप खोलना है और मैप से आपको सारे टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जितने भी आपके उस मैप में दिए हैं वो सब आपको लोकेशन के हिसाब से देख लेना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार लगाने का भी आ जाता है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाएं, नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाएं। तो ये सारा नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गया, ये सब आपको इसमें याद करने होंगे। ठीक है, तो कितने सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर तो फिलहाल इसको याद ही कर लीजिए कि नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, संजय धुबरी मध्य प्रदेश और गुरु घासीदास छत्तीसगढ़। ठीक है, तो सारे ही सही हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, अगला देखें, लंपी स्किन डिसीज। ठीक है, लंपी स्किन डिसीज है जो, उससे संबंधित कुछ कथन है। लंपी स्किन डिसीज मवेशियों में लंपी स्किन डिसीज वायरस, ठीक है, LSDV वायरस के संक्रमण से होती है और LSD के इलाज के लिए बाजार में एंटीबायोटिक दवा उपलब्ध है और यह गांठदार संक्रामक त्वचा रोग मुख्य रूप से मच्छरों और मक्खियों जैसे रोगवाहकों के काटने से जानवरों के बीच फैलता है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा कथन है जो वो सही है? बताइए बताइए। देखिए लंपी स्किन डिसीज के बारे में है तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है क्योंकि वायरस का नाम LSDV ही है ना। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी कोई भी इसकी वैक्सीन वगैरह नहीं है। ठीक है, इसका जो एंटीवायरल दवा जो कह रहे हैं कि एंटीवायरल दवा उपलब्ध है, कोई भी इसकी वैक्सीन नहीं है, तो नो वैक्सीन। ठीक है, और ये मच्छरों और मक्खियों जैसे रोगवाहकों के काटने से जानवरों के बीच फैलता है, ये पार्ट भी सही है। तो पहला और तीसरा यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका, पहला और तीसरा, है ना। आगे बढ़े, अगला देखिए, बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा निम्न में से किस स्थान पर एक विश्व स्तरीय सुरक्षा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जा रहा है? ठीक है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है जो वो किस जगह पर विकसित किया जा रहा है। ये सारे आपको कहाँ जो लिखे हुए दिख रहे हैं वो सब कहाँ की साइट्स हैं? हरप्पन साइट्स हैं। ठीक है, तो बताइए कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? सुक्ता गंडोर में, सुरकोटदा में, लोथल में या धोलावीरा? बताइए जल्दी। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मुझे आपको बताना है कि इनके पास से कौन कौन सी नदी है जो वो होकर के गुजरती है। ठीक है, कौन कौन सी नदी है जो वो इन साइड से या इन साइड के पास से होकर के, साइड्स के पास से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, सी आंसर हो जाएगा इसका लोथल। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम आप यहाँ से स्कैन करके पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये जब सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा और वहाँ से ये PDF आप जनरेट कर सकते हैं और इसको सॉल्व कीजिए, आंसर्स भी इसमें लिखे होंगे और वहाँ से आप मैच करके मुझे अपना स्कोर है जो वो कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।